नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। आपके अपने क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विशेषण के भेद। तो दोस्तों, लास्ट जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी उसमें हमने विशेषण और विशेष्य पढ़ा था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अपनी। तो यहाँ पे पढ़ेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा व्यक्तिवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण, पांचवा है परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ विशेषण के 5 भेद होते हैं। तो पांचों के हमने यहाँ नाम देखे कि कौन कौन से विशेषण हैं। अब इन पांचों को हम विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत ही आराम से, एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, स्वाद, रंग, रूप, स्थिति, दशा का बोध हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसे हम उदाहरण से समझेंगे। यह पीली साड़ी माँ की है। तो जो पीला रंग है, ठीक है, जो पीला है वो किसका बोध करा रहा है? रंग का बोध करा रहा है। रमेश का मकान बड़ा है। तो जो बड़ा है किसका पता चल रहा है? आकार का पता चल रहा है। मीठे आमों का मौसम आ गया है। तो यहाँ क्या पता चल रहा है हमें? स्वाद का पता चल रहा है। जैसा कि हमने गुणवाचक विशेषण की परिभाषा में पढ़ा था कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष का, रंग, रूप का, आकार, प्रकार का बोध कराते हो, वो हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अगला देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध हो, किसका बोध हो? संख्या का बोध हो, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमें संख्या का पता चलता है, जैसे 2 संतरे, तो ये क्या है? 2 क्या है? हमारी संख्या है। 4 चूहे, अनेक लोग, दूसरा स्थान, ये क्या है? हमारी संख्या का बोध करा रहे हैं। ठीक है। अब एक बात आती है दोस्तों, यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से 2 भेद होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या होती है, निश्चित संख्या क्या बोध कराते हैं, उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब देखेंगे इसको उदाहरण से कि क्या निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 3 लड़के खड़े हैं, तो यहाँ हम उनको अच्छे से गिन सकते हैं कि 3 लड़के खड़े हैं। जैसे आंधी में 100 पेड़ टूट गए, तो हमें निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि 100 पेड़ टूट गए। पहली छात्रा खड़ी हो जाए, अथवा यानी कि हमें यह नंबर का पता चला, यानी संख्या का पता चल रहा है कि पहली छात्रा खड़ी हो जाए, तो हमारा स्पष्ट सा है कि हमें संख्या का बोध हो रहा है। 2.5 रुपया दीजिए। ठीक है। अगला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक में क्या पढ़ा था कि हमें निश्चित संख्या का बोध होता है, यानी हम उनको गिन सकते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वहाँ। जैसे इसे उदाहरण से समझेंगे। कुछ छात्र पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ छात्र है। अब हमें ये पता नहीं है कि कितने हैं, 10 हैं या 15 हैं, 2 हैं या 4 हैं। तो क्या है? हमारी संख्या निश्चित नहीं है, बस हमको अंदाजा है कि कुछ छात्र पढ़ रहे हैं, यानी हमें उनकी संख्या का पता नहीं चल रहा है। तो क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे वहाँ काफ़ी दर्शक थे। ठीक है, यानी दर्शक यानी ऑडियंस थे।
तो यहाँ क्या है, वहाँ काफ़ी। अब हमें ये नहीं पता है, हमें निश्चित संख्या पता नहीं है कि यानी निश्चित लोग पता नहीं कि कितने लोग थे, कितने दर्शक थे वहाँ पे, 100 थे, 200 थे, 50 थे, कितने थे हमें नहीं पता है। लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि काफ़ी दर्शक थे। तो ये क्या है, हमारी अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। आगे है, अनेक लोग इंडिया गेट पहुँचे। तो यहाँ क्या है, हमारे अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि हमें निश्चित पता नहीं है कि कितने लोग पहुँचे। ठीक है, तो जहाँ निश्चित संख्या बोध होता है, जैसे 3 लड़के खड़े थे, 5 चूहे मर गए, 100 पेड़ टूट गए, तो ये क्या है, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। और अनिश्चित में क्या है, हमें संख्या का पता नहीं होता, निश्चित संख्या पता नहीं होती। कुछ लोग खड़े थे, है ना, काफ़ी दर्शक थे, अनेक लोग इंडिया आए थे, तो यानी अनिश्चित होता है, वो हमें संख्या का पूरा पता नहीं होता। ठीक है, आगे देखेंगे इसका तीसरा भेद। तीसरा भेद देखेंगे हम, गुण परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। जिन विशेषण शब्दों से संख्या अथवा सर्वनाम के परिमाण अर्थात माप या तोल का बोध होता हो, हम उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 5 किलो चीनी दीजिए, 3 लीटर दूध दीजिए, थोड़े से चावल खरीद लेना। तो ये क्या है, उनकी नाप तोल का पता चल रहा है कि 5 किलो, 3 लीटर, थोड़े से चावल। ठीक है, इनकी नाप का पता चल रहा है, माप का या तोल का। अब इसमें भी एक बात आती है कि परिमाणवाचक विशेषण में भी भेद होते हैं। तो कौन कौन से भेद होते हैं, अब उन भेदों को पढ़ेंगे। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित मापतोल का, अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना, निश्चित मापतोल का बोध कराने वाला विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। यानी हमें निश्चित मापतोल का पता चलता है। जैसे रीना ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, रमेश ने 10 किलो आटा खरीदा। तो यहाँ क्या है, हमें निश्चित तोल का, यानी निश्चित तोल हमें पता चल रही है, निश्चित माप पता चल रही है कि यहाँ पे 5 मीटर कपड़ा खरीदा, 10 किलो चावल खरीदे। यानी इसको अच्छे से हम नाप सकते हैं, 5 मीटर को, 10 किलो को तोल सकते हैं। तो निश्चित बोध हो रहा है हमें यहाँ पे कि ये 10 किलो है या 5 मीटर है ना, या 6 किलो है, इस तरीके से। अब अगला भेद आता है इसका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित माप तोल का बोध कराने वाला विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे मुट्ठी भर अनाज, ज़्यादा मिठाई, कुछ लोग। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनिश्चित संख्या का पता चलता है, यानी निश्चित संख्या नहीं है। जैसे हमें यहाँ पता था, निश्चित मापतोल का पता था हमें कि 5 मीटर है, 10 किलो है। तो यहाँ क्या है, अनिश्चित मापतोल है, यानी कुछ पता नहीं है उसका। मुट्ठी भर अनाज, तो मुट्ठी भाई कैसी भी हो सकती है, छोटी मुट्ठी भी हो सकती है, बड़ी मुट्ठी भी हो सकती है किसी की। ज़्यादा मिठाई, ज़्यादा कितनी हो सकती है भाई, 10 किलो या 100 किलो या 50 किलो। कुछ लोग, यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है निश्चित मापतोल नहीं है। ठीक है, अगला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, जो सार्वनामिक शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर संकेत करते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। ये विशेषण संज्ञा शब्द से पहले लगते हैं। ठीक है, जैसे वे लोग, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सार्वनामिक विशेषण। वे लोग, वह कुत्ता, ये बच्चे आदि। तो ये क्या है, यहाँ पे सार्वनामिक, यानी जैसे हमने भाषा में पढ़ा था कि जो सार्वनामिक शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हो, ठीक है, वो हमारे सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। तो वे लोग, ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। वह कुत्ता, ये बच्चे,
तो किसकी तरफ संकेत कर रहा है? इन बच्चों की तरफ। तो क्या है? ये बच्चे। तो उनको हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अगला और लास्ट यहाँ पे है व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या होता है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने विशेषण क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, रामपुरी चाकू, पंजाबी नृत्य आदि। जैसे यहाँ पे अब ये साड़ी है, ये क्या है? संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे परिभाषा में क्या था कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने। तो साड़ी है, लेकिन ये बनारसी साड़ी है कि पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया? बनारसी। तो यहाँ पे बनारसी साड़ी तो एक निश्चित नाम हो गया, तो वो क्या होती है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और परिभाषा हमारी क्या कह रही है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो बनारसी साड़ी, रामपुरी चाकू, चाकू क्या है? हमारा संज्ञा है। अब यहाँ पे निश्चित नाम है इसका एक, है ना, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जैसे नृत्य है, कोई भी नृत्य हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक नाम दे रखा है पंजाबी नृत्य, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने विशेषण के भेद पढ़े थे। पांचों भेद हमने पढ़ लिए, विस्तार से अच्छे से समझ लिया। तो मैं यहाँ आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, ईश्वर से मेरी यही कामना है। और प्लीज़ वीडियो ऑफ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।